नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में इन दिनों बेशक मौसम ठंड का है, लेकिन सियासी गलियारों में गर्माहट महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी हुई है, उससे ये गर्माहट पैदा हुई है। या यूं कहिए, हिमाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तो एक संजीवनी मिल गई है। सीएम साहब पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो बिखरी कांग्रेस इकट्ठा हो गई है। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कोस रही है और वो अब महामहिम प्रणब मुखर्जी यानी हमारे देश के राष्ट्रपति से इस मसले को लेकर शिकायत भी करेगी। पूरा जो ये मसला है, इस पर आज हमने बिग बुलेटिन की बिग डिबेट आयोजित की है और आज के बिग बुलेटिन की खासियत यह है कि आज बिग बुलेटिन के सभी मेहमान हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बिग डिबेट की शुरुआत करें, हमेशा की तरह देखते हैं कि आज बिग बुलेटिन में बिग डिबेट के लिए हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो क्या है। पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, खुद समझते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 13 ठिकानों पर रेड के बाद हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियां पूरी तरह से गर्म हो उठी हैं। सीबीआई और ईडी की रेड के बाद प्रदेश की विपक्षी पार्टी बीजेपी में जहां जान आ गई, वहीं कांग्रेस नेता भी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की फौज दिल्ली पहुंच गई है और गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेगी। उधर बुधवार को वीरभद्र सिंह ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। वीरभद्र सिंह के वकील के मुताबिक कोर्ट ने जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स और अन्य दस्तावेज देखने की मंजूरी दे दी है। सूत्र बताते हैं कि वीरभद्र सिंह अब शिमला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं दिल्ली से प्रकाशित चंद्रशेखर वक्का मुल्ला और आनंद चौहान से जुड़ी खबर को उन्होंने प्लान डेट खबर करार दिया है। प्लांटेड न्यूज है कि दो आदमी, एक आनंद चौहान कहा, एक चंद्रशेखर, कि उनके बयान ने मुख्यमंत्री को जो है वो मुश्किल में डाल दिया। ये सब ख्याली पुला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और मैं इस बात की भर्त्सना करता हूँ। इस मसले को लेकर कांग्रेस नेता एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं और सीबीआई रेड को केंद्र सरकार और हिमाचल बीजेपी की साजिश करार दे रही हैं। ऐसे बात करनी थोड़ी होती है। ये विपक्ष में तो कुछ भी बोल दे आप कि जी अब सरकार भंग कर, तो क्यों? बहुमत, पूर्ण बहुमत है। मुख्यमंत्री हमारे हैं, सारे चट्टान के साथ मुख्यमंत्री के साथ हैं। जो पिछले कुछ दिन में जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में घटा है, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक द्वेष से और पॉलिटिकल वेंडेटा से जो ये कार्य करवाया गया है, ये बहुत ही नीच, घटिया किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाई जा रही है। हालांकि आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री रहेंगे और ये लिंक्स बने रहेंगे, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हम उनकी केंद्रीय कमान से भी मांग करना चाहते हैं कि वो तुरंत वीरभद्र सिंह को अपने पद से बर्खास्त करें और यहाँ पर नई व्यवस्था करें। उन्होंने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की, वो पैसा कहां से आया रिवाइज्ड रिटर्न का, और पहले साल सेब का उत्पादन 16 लाख का, वही रिवाइज रिटर्न में करोड़ों का कैसे हो जाता है और उसके बाद वापसी सालों में वापस लाखों में कैसे आ जाता है, इसका जवाब अभी तक ना हिमाचल की जनता को पता लगा, ना सीबीआई।
काबिल गौर है कि शनिवार को सीबीआई और ईडी की टीम ने वीरभद्र सिंह के 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान वीरभद्र सिंह पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटे विक्रमादित्य के साथ बेटी मीनाक्षी की शादी के लिए शिमला के संकट मोचन मंदिर गए थे। छापेमारी के दौरान सीबीआई और ईडी की टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, नकदी और जेवरात समेत महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में ले लिए थे। हालांकि अब देखना होगा कि इस बार वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर पिछली बार की तरह मामले से बाहर निकल जाते हैं। ईटीवी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिमला से देवेंद्र हेट्टा की रिपोर्ट। ये बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की बिग रिपोर्ट आपने देखी और अब आइए रुख करते हैं आज की बिग डिबेट का। और इस बिग डिबेट में आज हमारे प्रतिभागी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता गणेश दत्त जी। गणेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं टिकेंद्र पंवार, आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं और नेता हैं, डिप्टी मेयर हैं शिमला के। आपका भी पंवार साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुशांत कपरेट जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस परिचर्चा में खासतौर से आज जुड़े हैं दैनिक भास्कर हिमाचल प्रदेश के संपादक संदीप उपाध्याय जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के संपादक, हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशि भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम आज करते हैं कांग्रेस से, क्योंकि मसला कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कपरेट साहब, सूचना मिली है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सभी दिग्गज नेता, जितने भी दिग्गज कार्यकर्ता और जितने भी दिग्गज वाइस चेयरमैन, सभी लोगों ने हिमाचल की बजाय सीधा रुख कर लिया है दिल्ली का। शिमला आज कांग्रेस के हिसाब से देखो तो खाली हो गया है, ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जिस प्रकार की ओछी राजनीति इस समय हिमाचल में केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, वो एक स्पष्ट हिमाचल के लोगों के साथ, हिमाचल के उस जननायक के साथ, उसके परिवार के साथ इतना भद्दा मजाक है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी, पूरा मंत्रिमंडल और साथ ही साथ संगठन एकजुट होकर दिल्ली की ओर गया है। और माननीय महामहिम से हम ये आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं कि रेड का क्या मतलब था जब ऑलरेडी ये केस सब जुडिस था, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरी चीज, रेड उस समय की गई जिस समय हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक घर में शादी चल रही है, घर में मेहमान आए हुए हैं, और क्या ये ह्यूमिलेशन करने के लिए ये तरीका नहीं था सीबीआई का? हमें इस सीबीआई की जो रेड है उसके समय पर आपत्ति है। जी बिल्कुल, समय पे आपत्ति है, लेकिन जो सूचना मिली वो ये थी कि इस शादी के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। ये बहुत एक छोटे आयोजन के तौर पर ये शादी रखी गई थी जिसमें परिवार के ही चंद लोग मौजूद थे, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और जो कुछ ईडी और सीबीआई में जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक भी यही उन्होंने अपना उत्तर हमें दिया था कि ये जो आयोजन था इसकी खबर नहीं थी। बहरहाल जहां तक रेड का सवाल है तो रेड तो होनी ही थी, क्योंकि जब भी ईडी पर कोई मामला चलता है, सीबीआई पर कोई मामला चलता है, तो उसके बाद रेड डलना एक स्वाभाविक सी क्रिया है। और इस चीज से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हो या आपकी कैबिनेट हो या कांग्रेस के नेता हो, इसी के चलते 2-3 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। और इसका उन्होंने आशंका भी जताई थी कि कभी भी रेड हो सकती है। बताइए, जताई थी या नहीं जताई थी? ऐसी मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए मुकेश जी, इस चीज पे मैं आपके साथ बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। जहां तक ये बात कही जा रही है, सीबीआई की कहीं भी कोई दबिश होती है, प्रैक्टिकल टर्म्स में वो टीम रेड करने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उस स्थान पे पहुंच जाती है और उनको पता होता है कि किस घर में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कदाचित नहीं हो सकता कि सीबीआई को घर में होने वाली शादी के बारे में ना पता हो। सबसे पहली चीज, ये कहीं ना कहीं एक मंत्रणा थी एक परिवार को, उस परिवार को जिसने हिमाचल के विकास में इतनी अहम भूमिका निभाई है, उस परिवार को ह्यूमिलेशन देने की।
जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जहां तक ये बात रही कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने, सभी मंत्रिमंडल ने टाइमिंग को लेकर है, मेमोरेंडम में साइन को किया, लेकर तो जो एक आप सामान्य सवाल उठा रहे हैं, उस टाइमिंग का कांग्रेस को वीरभद्र सिंह जी को फायदा भी मिला है, और जो उनके चाहने वाले हैं वो इस टाइमिंग को लेकर वीरभद्र सिंह को हीरो भी बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेटी की शादी के दौरान ये रेड हो गई। जो रेड होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि रेड की जो टीम्स हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है या दूसरे किसी राज्य से आ रही है, उनको निकाला जाता है वहां से। कोई रेड कहाँ पे करनी है ये जानकारी नहीं होती है, उनको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाता है। फिर सुबह 5 बजे उनको एक पर्ची दी जाती है और उस पर्ची में नाम लिखा होता है कि आज हमने फलाने जगह पर रेड करनी है। और रेड बता के की जाए तो फिर वो रेड क्या होगी, तो अधिकतर अधिकारियों को भी इस बात का पता नहीं होता। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं गणेश दत्त जी, इनके पास चलते हैं। गणेश जी, आप को तो इस रेड ने एक संजीवनी बूटी दे दी, जो रिपोर्ट से पहले भी हम बोल रहे थे। आपकी जो खेमेबाजी है उससे आप भी निकल रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो शांता कुमार जी की हो, धूमल साहब की हो। आपके भी जो विधायक हैं आजकल खूब गुत्थम गुत्था होते दिखाई दे रहे हैं, पार्टी में भी काफी गर्माहट है। लेकिन ये जो रेड है, ये रेड तो आपको संजीवनी दे रही है थोड़ी सी। नहीं, संजीवनी वाला कोई विषय नहीं है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत कलंकित करने वाला एक जो भ्रष्टाचार का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में आया है, उससे हिमाचल वासी अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम देश के किसी कोने में जाते हैं तो हिमाचल का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनतकश लोग हैं। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी है, हिमाचल प्रदेश का नाम सारे देश के अंदर एक बहुत गलत और एक भद्दे तौर पर लिया जा रहा है। ये हर हिमाचली के लिए एक शर्मसार होने वाला विषय है। और जहां तक सीबीआई के रेड के पश्चात बीजेपी में संजीवनी देने का प्रश्न नहीं है, बीजेपी पहले से ही एकजुट है, चट्टान की तरह मजबूत है। और हमारे सभी नेता इस वर्तमान भ्रष्ट और एक घोटालेबाज और एक माफिया सरकार को इस सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट है और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और जहां एक बार ये कही जा रही है, तस्वीरें हैं वो कल हम टीवी पे दिखा रहे थे, इशारे पर कल जो आपकी एकजुटता की तस्वीरें हैं वो हमने कल टीवी पे पेश की थी। किस तरीके से धक्का मुक्का हो रही थी, एक दूसरे को जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से एक फेंका जा रहा था, लात मुक्के चल रहे थे, वो सारे विजुअल्स हमने दिखाए हैं। एकता के जो प्रतीक थे शांता कुमार जी के और धूमल साहब के जो लोग हैं वो भी दिखाए हैं हमने, क्योंकि ईटीवी का उद्देश्य किसी पार्टी पर प्रहार करना नहीं है, खबर दिखाना है। सीधे चलते हैं टिकेंद्र पंवार साहब के पास। टिकेंद्र पंवार जी, ये जो रेड है इसमें टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग बहुत खास हो गई है। कांग्रेस भी एकजुट दिखाई दे रही है, भाजपा भी एकजुट दिखाई दे रही है। भाजपा कांग्रेस को घेरने के लिए एकजुट हो गई है, तो कांग्रेस ही अपनी गद्दी बचाने के लिए एकजुट हो गए। आपका क्या रोल है, माकपा का इस वक्त हिमाचल में क्या चल रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए। क्या चल रहा है, तो हम तो संघर्षों वाले लोग हैं। खैर, सवाल वो नहीं है मुकेश जी, समझने की कोशिश कीजिए। रेड की जहाँ तक टाइमिंग है वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब घर में शादी है तब रेड करना वाकई में आपत्तिजनक है। लेकिन क्वेश्चन रेड की टाइमिंग का मुझे लगता है प्राथमिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए मोरालिटी का। आफ्टर ऑल हम सब लोग पॉलिटिक्स में हैं, गणेश दत्त जी, सुशांत कैप्रेट हमारे साथ कॉरपोरेशन में है, मैं खुद, हमारे लिए मॉरल क्वेश्चन सबसे बड़ा है। और आप जानते हो हमारी पार्टी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस दिन चार्जशीट फाइल होगी उस दिन जो राजनीति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आफ्टर ऑल राजनीति हम लोगों के लिए करते हैं, तो उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब एक बार आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, और ये मॉरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो स्टेट है जो डॉक्टर वाईएस परमार का स्टेट है, जहां पर परमार साहब जब अपने गद्दी छोड़कर गए थे वो शिमला बागथन बस में एक सूटकेस के साथ अपने घर वापस गए थे। ये है जो हमने इनहेरिट किया है स्टेट में, वही जिंदा परंपरा रहनी चाहिए। और ये सिर्फ वीरभद्र सिंह जी के लिए नहीं रखनी चाहिए। ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आज जो बीजेपी कह रही है कि इनको रिजाइन करना चाहिए, 30 करोड़ लेकर ललित मोदी जी से आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं उसको छूट सकते, तो ये दोनों पर अप्लाई होना चाहिए। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े क्रॉस रोड पर है कि किस तरह की पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी,
क्या ये पॉलिटिक्स जो लोगों के लिए जुड़ी हुई है? जी टिकेंद्र जी, आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर इतना इस विश्वास करते खबर हैं से जितना जुड़ी देवते के एक ऊपर बड़ी खबर हमारे पास आ रही है दिल्ली से। टिकेंद्र, बीच में आपको रोक रहा हूं और पैनल को कहूंगा कि वो बड़ी खबर हम पे विश्वास दिखाए। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह ने ईडी सीबीआई की रेड पर याचिका दायर की है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हमें मिल रही है। वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने ईडी और सीबीआई की रेड पर एक याचिका दायर की है। एचसी में वीरभद्र सिंह, हाईकोर्ट में वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह ने ये याचिका दायर की है और सीबीआई द्वारा की गई रेड पर सवाल खड़े किए हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि हाईकोर्ट में प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह ने एक याचिका दायर की है और सीबीआई द्वारा जो रेड की गई थी इस पे सवाल उठाए हैं। सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर को निरस्त करने की इसमें मांग की गई है, आग्रह किया गया है और इस मामले को लेकर कल सुनवाई हो सकती है और जिसमें भारत के जाने माने वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल इस मामले की पैरवी कर सकते हैं। कपिल सिब्बल इस पूरे मामले की पैरवी कर सकते हैं। और टिकेंद्र पवार के बाद आइए अब सीधा रुख करते हैं संदीप उपाध्याय साहब का, जो दैनिक भास्कर हिमाचल प्रदेश के एडिटर हैं। उपाध्याय साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो याचिका दायर हुई है इसके क्या मायने हैं और इस याचिका के मार्फत वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह को क्या लाभ हासिल हो सकता है? मुकेश जी, याचिका दायर की गई है कि ये जो एफआईआर है इसको निरस्त किया जाए, ये गलत है। अब हाई कोर्ट का इसमें क्या डिसीजन आता है ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास तो है कि कैसे इस केस से मुक्ति पाई जाए या बरी हुआ जाए। तो उसके लिए ये शुरुआती प्रयास हैं वीरभद्र की तरफ से। तो अभी सुनवाई होगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि क्या निकल रहा उससे। ये है जी। अभी जो, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मसले पर नजर रखे हुए हैं और रिपोर्टिंग लगातार आपके अखबार में भी की जा रही है, ये जो रेड है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब जो राजनीतिक गर्माहट आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, माकपा हो, स्टूडेंट विंग्स हो, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मुकेश जी, सीबीआई की रेड को लेकर हमेशा राजनीति में सवाल उठते रहे हैं। जब भाजपा विपक्ष में रहती है और रेड डलती है तो कहते कांग्रेस उपयोग कर रही है। अब भाजपा सत्ता में है तो कांग्रेस ही कह रहे हैं कि भाजपा उपयोग कर रही है। सीबीआई की जो जांच वीरभद्र सिंह के खिलाफ शुरू हुई थी वो कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी, तो उस समय क्या पता किसने उपयोग किया था। अब बीजेपी शासन आए 1.5 साल हो गए हैं, अब प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया का एक आगे जांच का है कि छापामारी करके एफआईआर दर्ज हुई है और अब केस चलेगा। तो राजनीतिक लाभ, एक जो संगठन है, स्वायत्त साथी संगठन है, जांच एजेंसी है, उस पर सवाल उठाते रहे, राजनीति करते रहे सब लोग। लेकिन अभी टिकेंद्र जी ने नैतिकता की बात की है कि नैतिकता के उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा मांग भी कर रही है। वीरभद्र सिंह जब केंद्र में मंत्री थे उस समय सिर्फ आरोप लगे थे, तो हाईकमान ने नहीं कहा था कि इस्तीफा दो, फिर भी इस्तीफा देके आ गए थे। कहा था मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं। अब इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, बीजेपी मांग कर रही है। तो दोनों राजनीति वाले हमेशा अपने अपने हिसाब से समय का उपयोग करते हैं और आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो होगा आगे फैसला होगा। जी जी, एक बार एटीवी हिमाचल के संपादक डॉक्टर शशिभूषण जी से ये पूरा मामला जानने की हम फिर से कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला चल रहा है इसमें और कुछ फायदा पहुंचे ना पहुंचे कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस एकजुट हो गई है। आज सारे के सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने आप को वीरभद्र सिंह के साथ दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि जो कांग्रेस की गुटबाजी है
उसमें जीएस बाली साहब का नाम आता है, उसमें ठाकुर कौल सिंह का नाम आता है, उसमें सुखविंदर सुक्खू का नाम आता है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो एक अलग धड़ा माना जाता है, वीरभद्र सिंह का थोड़ा विरोधी धड़ा माना जाता है। वो लोग सभी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि हम वीरभद्र सिंह के साथ खड़े हैं। क्या मजबूरी क्या है उनकी? जी बिल्कुल मुकेश, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है। आप जानते हैं कि देश में मोदी युग का दौर है और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद कांग्रेस के बहुत ही कम टापू बच गए हैं सत्ता वाले। तो इस समय सवाल वीरभद्र सिंह को बचाने का नहीं है, सवाल कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस के टापुओं को बचाने का है। इसलिए सबको लगता है, आपने सही कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना गुट है, कौल सिंह अपने धड़े के साथ चलते हैं, बाली अपने धड़े के साथ चलते हैं, मतलब चाहे विधायक ज़्यादा ना भी हो लेकिन लोग उनके साथ थोड़े बहुत जो भी हों, इसमें कोई दो राय नहीं कि वीरभद्र सिंह सबसे बड़े कद के नेता हैं। लेकिन समय के साथ साथ अब और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, जिसमें कौल सिंह सबसे ऊपर चल रहे थे, उससे पहले विद्या स्टोक्स भी रही हैं। उसमें अब यही हो रहा है, सबको ये लगता है कि 2.25 साल एक लिहाज से इस सरकार के बाकी बचे हैं। 2017 के अंत में चुनाव होने हैं। सबको लगता है कि सरकार चली गई या कुछ हो गया तो 2.25 साल भी सत्ता में नहीं रह पाएंगे। क्या पता, लगता है कि जीत के आए भी न आए दोबारा से, इसलिए इस सत्ता सुख को भोग लिया जाए। और एक और पहलू है कि केंद्र भी बिल्कुल, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अब गिने चुने राज्यों में ही बची है डॉक्टर साहब, और शायद इसी वजह से अब जो आला कमान है वो भी वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों की संख्या बची ही कितनी है देश में। बिल्कुल सही कहा आपने, जी बिल्कुल सही कहा मुकेश आपने। कांग्रेस आला कमान को भी लग रहा था कि अगर इन्होंने हमारे क्षत्र भी गिराने शुरू कर दिए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से कांग्रेस इकट्ठी हुई है, और बल्कि होड़ तो इस बात की लग रही है कि नेतृत्व कौन करे राष्ट्रपति के पास जाने के लिए। कल जैसे बात हो ही रही थी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी लगा कि क्यों वो नेतृत्व ना करें, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष तो वही हैं, सबसे ऊपर तो पार्टी होती है, तो विधायक दल क्यों जा रहा है, पूरी पार्टी जाएगी। इसलिए पार्टी ने भी प्रस्ताव पारित किया और सीएलपी ने तो प्रस्ताव पारित किया ही था। तो कुल मिलाकर इकट्ठे होकर कल शाम को 6 बजे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब वापस लौटेंगे इस परिचर्चा में। ईटीवी लगातार इस खबर पर बना हुआ है, जिस दिन से रेड हुई है उस दिन से लेकर एक एक पल की खबर हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस रेड के कारण हुई है और किस तरीके से कांग्रेस अपनी सीट को बचाने के लिए एकजुट दिखाई दे रही है। हालांकि जब ये रेड हो रही थी उसी वक्त गुलाम नबी आजाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीरभद्र सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए। राजनीतिक मजबूरियां भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, और इन मजबूरियों का नाम ही शायद राजनीति है। इसी राजनीति से पर्दा उठाने की कोशिश हम कर रहे हैं आपके फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन में। कहीं मत जाइए, बने रहिए आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बिग बुलेटिन में बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के घर पर और उनके 13 ठिकानों पर पड़े सीबीआई के छापों की। और आज इस परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ईटीवी हिमाचल प्रदेश के संपादक डॉक्टर शशि भूषण, हमारे साथ हैं संदीप उपाध्याय जी, आप दैनिक भास्कर हिमाचल के संपादक हैं, हमारे साथ हैं गणेश दत्त जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टिकेंद्र पंवार साहब डिप्टी मेयर हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, और सुशांत कपरेट जी आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ। आप सबका बिग बुलेटिन में एक बार ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। आइए इस बार सीधा चलते हैं हम गणेश दत्त जी के पास। गणेश दत्त जी, ये जो रेड हुई है, इस रेड को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस कर रही है। आपके नेता
अनुराग ठाकुर साहब तो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बयान दे दिया कि जो 2 तारीख को मैच होने वाला है 2020, इस मैच में हमने वीरभद्र सिंह को नहीं बुलाया, सीएम को बुलाया है। सीएम साहब ने भी आज यही बयान दे दिया। आपको क्या लग रहा था, ये जो रेड हो गई इसमें खेल हो जाएगा कांग्रेस का? इसके चलते ये बयान दिया था? नहीं मुकेश जी, ऐसा नहीं है। जो अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें बुलाया है, और मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक तो राजा वीरभद्र सिंह ही हैं, और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनको निमंत्रण दिया है, और एक प्रकार से उनको स्वीकार करना चाहिए। राज्यपाल भी उसमें जा रहे हैं, तो इनको भी जाना चाहिए। और जहां तक इस रेड के बाद जाने या न जाने का प्रश्न है, ये तो उनकी अपनी मानसिकता क्या है ये वो बता पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि 4 साल पहले से बनी है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में जब अरुण जेटली जी केंद्र में हमारे विपक्ष के नेता था राज्यसभा में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी को उन्होंने एक भ्रष्टाचार से संबंधित एक विस्तृत ब्यौरा सौंपा था और कहा था कि इससे जांच कराई जाए सीबीआई से। और वो मामला उस समय से चल रहा था, क्योंकि यूपीए के सरकार के समय में श्रीमान वीरभद्र सिंह जी इस्पात मंत्री थे, और इस्पात मंत्री रहते हुए एक इनकम टैक्स की डायरी में बीबीएस के नाम से 2 करोड़ 28 लाख रुपया उनके नाम में दिया गया। उसके बाद ये घटनाक्रम घटा, और उसके बाद उस ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए इन्होंने एक आनंद चौहान के नाम के व्यक्ति के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया जमा कराया, और उसके बाद पूरे परिवार का बीमा करवा लिया। और उसके बाद बीमा करवाने के पश्चात जब आनंद चौहान से इनकम टैक्स ने पूछताछ की कि ये पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया, तो उन्होंने कहा कि ये वीरभद्र सिंह जी ने दिया है, और हमने सिंगल प्रीमियम जो है एक इंश्योरेंस इनकी की है। उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ता गया, तो यह एक प्रकार से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो प्रयास हुआ, और 3 साल की जो इनकम टैक्स को रिवाइज करवाया गया, और कहा गया कि हमारे पहले बगीचे में एक साल 5 लाख के सेब हुए, दूसरे साल 10 के हुए, और तीसरे साल 15 लाख के हुए, और रिवाइज्ड एस्टिमेट जो इसका इनकम टैक्स का बना, उसके बाद ये इनकम जो है लाखों से करोड़ों के अंदर चली गई। और उन सेबों को ढोने के लिए जो ठेका दिया, वो चुनीलाल एक व्यापारी थे, उनको एक इन्होंने केयर टेकर बनाया। और जब इनकम टैक्स ने उनसे पूछा कि भाई इतने सेब ज्यादा हुए हैं तो इसको कहाँ ढोया गया, तो उन्होंने स्कूटर के नंबर और जो ये पानी हिमाचल के की टैंकर जनता के इन नंबर सारे जो फैक्ट्स आप बता रहे हो, इन सारे फैक्ट्स से परिचित है, और ईटीवी ने लगातार इन सभी चीजों को लेकर बहुत विस्तृत रिपोर्ट चलाई है। चुनीलाल के यहाँ पर रेड हुई है, 5 साल का जो उनका पूरा जो खाता है ऑनलाइन वो जब्त कर लिया गया है। जो सेब वाली बात है, ये कोई आप नई बात नहीं बता रहे हैं, उसमें कुछ नंबर जो थे वो स्कूटर के भी निकले हैं। तो ये जो सारा मसला है, ये सीबीआई इसकी जांच कर रही है, मसला कोर्ट में भी जाएगा, आप जानते हो। लेकिन हम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अनुराग ठाकुर का जो बयान आया था कि सीएम साहब को बुलाया है, तो उस बयान के मायने तो उस वक्त तो यही निकल रहे थे कि भाई वीरभद्र सिंह तो गए, अब जो भी नया सीएम आएगा उसको बुलाया है। अब आप उस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उस बयान को लेकर डिफेंसिव पे दिख रही है आपके बयान से। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम डिफेंसिव नहीं है। हमने स्पष्ट कहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री को बुलाया है, और आज की डेट में भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही हैं। क्या उनको ये लगता है कि आज के अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उस बयान को वो दूसरे रूप से ले सकते हैं? लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रोटोकॉल के तौर पर एचपीसीए ने निमंत्रण दिया है और उनको आने के लिए निवेदन किया है। उसी प्रकार से माननीय राज्यपाल को भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो इस प्रकार से कहना कि जी उन्होंने मुख्यमंत्री को बुलाया है, गणेश जी आपको हम सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं आपको। आज जो आपकी वाणी है ना, उसमें वो कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है, आप बहुत डिफेंसिव लग रहे हैं। चलिए, जो आपके पड़ोस में बैठे हैं टिकेंदर जी से पूछ लेते हैं।
ये जो बयान अनुराग ठाकुर का आया था, इसको लेकर डिफेंसिव लग रहे हैं गणेश जी या नहीं लग रहे हैं? टिकेंद्र भाई बोलिए। मुकेश जी, मेरा ऑडियो मिस हो गया था, मैं सुन ही नहीं पाया कि गणेश जी ने ये अपने आप में एक नया टिकेंद्र जी, रूप धारण गणेश कर रहे दत्त जी हैं। अब उस बयान और की किसी भी लीपापोती स्टेट कर रहे में हैं अगर- जो अनुराग ठाकुर ने दिया था Exactly. कि हमने तो मुख्यमंत्री को बुलाया है। मतलब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वीरभद्र सिंह तो गए, अब जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसको आना पड़ेगा। अब इस पर डिफेंसिव सा बयान दे रहे हैं गणेश दत्त जी। नहीं, लेकिन तो लेकिन इतना मुझे लगता डिफेंसिव है हमने कि- देखा मुझे नहीं, लगता क्योंकि है- आप भी गणेश जी को बहुत पहले से जानते he has no हैं, right हम to भी say बहुत that. पहले से जानते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। हाँ, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये मतलब ये उनका सवाल ही नहीं है, मतलब ये उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट और किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया है सबको मालूम है। और वो जो ये समझ रहे हैं जिस तरह से वो बिल्ड कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही एक खतरनाक तरह से परिदृश्य कर रहा है। लेकिन जो कांग्रेस कोजी अप करना चाह रही थी बीजेपी के साथ मिलकर, क्योंकि आप देख रहे हैं अदानी को जिस तरह से छूट दी गई यहाँ पर। चलिए अदानी टिकेंद्र भाई, को जो बीच में पैसा आपको एक माफ बार करके फिर दिया से रोक गया रहा हूं, 200 जब आपकी करोड़ बारी से आती व्यू। तभी मुझे आप रोकने समझिए, ये का कांग्रेस- थोड़ा सा ख्याल आता है। चलिए इस मेरी मसले को बात हम पूरे बिल्कुल ठीक प्रैक्टिकली, करते हैं। क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीरभद्र सिंह ने इस बयान के बाद क्या कहा था ये वो आपको सुनवाते हैं, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरभद्र सिंह को नहीं बुलाया है, मुख्यमंत्री को बुलाया है। जी सर, मैं समझता हूँ यहाँ इतनी बदतमीजी हो कि शरीफ आदमी को वहाँ पर जाना जो है ये एक लानत होगी। वीरभद्र सिंह को नहीं बुलाया है, मुख्यमंत्री को बुलाया है। जी सर, मैं समझता हूँ यहाँ इतनी बदतमीजी हो कि शरीफ आदमी को वहाँ पर जाना जो है ये एक लानत होगी। वीरभद्र सिंह को नहीं बुलाया है, मुख्यमंत्री को बुलाया है। जी सर, मैं समझता हूँ यहाँ इतनी बदतमीजी हो कि शरीफ आदमी को वहाँ पर जाना जो है ये एक लानत होगी। जी कपरेट साहब आपके पास आ रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी को आपने भी सुन लिया होगा, गणेश जी ने भी सुन लिया होगा, टिकेंद्र जी ने भी सुन लिया होगा। ये जो बयान वीरभद्र सिंह का आया है, इसके बाद क्या लगता है कि जो 2 तारीख को धर्मशाला में 2020 होने जा रहा है, और जो 2020 इस वक्त राजनीति के चल रहे हैं कांग्रेस में भी भारतीय जनता पार्टी में, तो मैच देखने जाएंगे क्या वीरभद्र सिंह? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने एक बात कही है, आई एम अ फाइटर एंड आई विल फाइट इट आउट। ये बिल्कुल क्लियर सी इंडिकेशन है कि उनको यहां पर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं अवश्य गणेश जी से पूछना चाहूंगा कि क्या एचपीसीए भाजपा का एक माउथफेस है? ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि यही एक प्राइम क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से यहां पर आ रहा है कि एचपीसीए शुड हैव बीन डिफरेंट एंड बीजेपी शुड हैव बीन डिफरेंट। एंड ये जो चीजें है ये दोनों मिलाई जा रही है। एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन क्या हो रहा है, इन दोनों का विलय किया जा रहा है। और जब विलय किया जा रहा है तो इस प्रकार की चीज जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बिकॉज मुख्यमंत्री को तो आदर से बुलाना चाहिए। आप तो ये कह रहे हैं कि आइए, अगर आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, एंड दिस इज रॉन्ग। ये तो बिल्कुल गलत है सर। शरेआम हम इस चीज की निंदा करते हैं। हमने तो अपनी सवाल कपरेट साहब उठा रहे हैं, यही सवाल इनसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर आउटलेट वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो आउटलेट तो कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि ये जो आउटलेट है एचपीसीए का ये हमारे पास आ जाए, लेकिन कोशिशें नाकामयाब रही। लेकिन ये हमारा आज का विषय नहीं है। लेकिन जो राजनीति सीबीआई की रेड के बाद जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का बयान आया और फिर मुख्यमंत्री ने उस पर रिएक्ट किया, तो ये जो राजनीति चल रही है अब चितपट की राजनीति है, ये क्या इसी तरीके से चलती रहेगी या विराम मिलेगा? क्योंकि 2.25 साल बाकी हैं अभी। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो अपने आप में विरोधाभास वाला बयान है। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, वीरभद्र सिंह को नहीं बुलाया गया है। तो क्या वीरभद्र सिंह और मुख्यमंत्री में अब अंतर हो गया है वो, या उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वीरभद्र सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? हम इनसे ही पूछना चाहते हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि क्रिकेट और बीजेपी का क्या संबंध है, एचपीसीए एक अपनी अलग से संस्था है,
HPCA के माध्यम से हमारे सांसद को अनुराग ठाकुर जी को इन्होंने एक टारगेट बनाने का प्रयास किया है और पिछले 3 साल से ये जो सवाल मेरा था ये संदीप उपाध्याय जी से था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं, हिमाचल की जनता को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो बयान है बिल्कुल राजनीतिक बयान है और हम उसका सम्मान करते हैं। उपाध्याय जी आप बताइए, इस बयान, ये जो दोनों बयान आए हैं, इसके पीछे की राजनीति मुकेश जी समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये बयान दिया है ये अपने आप में बहुत ही मतलब निंदनीय बयान है और ये दिखाता है कि क्या मानसिकता है आपके भाजपा के नेताओं की। ये साफ साफ इसमें कोई, और उनकी एरोगेंस दिखा रहा है कि कितनी बड़ी एरोगेंस है, जैसे क्रिकेट उनकी फीफडम है, क्रिकेट उनकी जागीर नहीं है ये। लेकिन कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस जो भाजपा के साथ पैचअप, एक्चुअली दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने ही अलाउ किया कि आप बिना पैसे दिए पुराने पैसे भी माफ किए, वहां क्रिकेट मैच लगाया। और यही नहीं, जो मैंने आपको पहले कहना चाहा कि अदानी के इतना पैसा माफ करके कि अदानी के साथ भाजपा का रिश्ता बिल्ड करेंगे और वो बिल्ड करके फिर वो अपने आप को निकल सकेंगे। एक्चुअली ये पूरे इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं समझने की कोशिश कीजिए, करने का प्रयास किया गया है तो सांसद का क्वेश्चन नहीं, वो पूरा जागीर बना के रखिए, यही तो जागीर टूटनी चाहिए। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद 3 बार लगातार चुने जा चुके हैं, इसलिए प्रदेश की सरकार लगातार उनको टारगेट कर रही है जो एरोगेंस है वो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो जो सारी चीजें हैं हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। सुनिए और सुनिए गणेश जी सुनिए, गणेश जी सुनिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो सांसद भी हैं और वो BCCI के सचिव भी हैं, बहुत बड़े नेता भी हैं नहीं बना सकी सरकार और आदरणीय धूमल साहब के सपुत्र भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तो निश्चित तौर पर उनकी परेशानी बयान है स्वाभाविक है, तो यही हमारा को लेकर हमारी डिस्कशन हो रही है और ये बयान खेल के रूप में देखा जाना चाहिए। CBI की रेड के बाद उपजा है, अपनी राजनीति कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया था, कभी नहीं देखते, इस चीज को लेकर बहस हो रही है। डॉक्टर साहब, शशि भूषण जी आपके पास हम आ रहे हैं। क्रिकेट का जो खेल है ये तो खेल है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं। अभी बात जेटली साहब की करेंगे, गणेश दत्त जी, कपरेट साहब अच्छा बताएंगे, राजीव शुक्ला जी को, लेकिन इन दोनों को ये एहसास नहीं होगा कि दोनों ही क्रिकेट के खेल में माहिर हैं और इसमें राजनीति कहीं नहीं आती है, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, वहाँ पे अलग खेमेबाजी हो रही है। लेकिन क्रिकेट को लेकर और CBI की रेड को लेकर जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, जो भ्रष्टाचार का मामला आज का विषय होना चाहिए। देखिए मुकेश जी, ये जुड़े हुए सवाल है क्योंकि क्रिकेट और ये जो रेड है और CBI वाले केसेस है, ये सब जुड़े हुए सवाल है क्योंकि कांग्रेस को मालूम था, मुख्यमंत्री को मालूम था कि इस तरह से होने वाला है। इसीलिए अगर आप पिछला घटनाक्रम देखेंगे पिछले 10-15 दिनों का, तो बहुत तेजी से ये कोजियप होने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी से। इसीलिए इन्होंने कहा सिक्योरिटी के हम पैसे नहीं लेंगे, इसलिए अदानी को वो फीस माफ की गई कि उसके थ्रू ये बीजेपी के नजदीक जा पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। लेकिन जहां तक शालीनता का सवाल है, ये बहुत सरासर निंदनीय है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि ये बोले कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मूल सवाल जो आपने उठाया है इस रेड को लेकर और ये भ्रष्टाचार को सवाल को लेकर, मुझे लगता है आपको डिबेट वहीं पर ले जानी चाहिए, और वो है जो हिमाचल में नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पॉलिटिक्स मतलब मोरालिटी पर हुई है। गॉड साहब आज भी हम सुशांत के सामने कह सकते हैं, गॉड साहब का वो नाम है। टिकंदर जी ये जो सवाल पैदा हुए हैं ना, ये जो सवाल पैदा हुए हैं, ये जो बयान आया है, ये उस CBI की रेड के बाद ही आया है। ये जो राजनीति गरमाई है CBI की रेड के बाद ही गरमाई है। अगर CBI की रेड नहीं हुई होती तो शायद अनुराग ठाकुर का ये बयान नहीं आता और उस बयान पर वीरभद्र सिंह ये बयान नहीं देते। ये जो खेल चला है ये उस रेड के बाद ही चला है, जो आपके मुताबिक भ्रष्टाचार को लेकर ये रेड की गई है। डॉक्टर शशि भूषण जी हमारे साथ हैं, हिमाचल ETV के संपादक। माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, इस माहौल में अब जो बयानबाजी हो रही है वो अस्तित्व को लेकर, जो नेता कांग्रेस में हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे पहले, अब कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पार्टी एकजुट हो गई है। ये एकजुटता बनी रहेगी क्या? डॉक्टर शशि भूषण जी आपसे ये सवाल है।
डॉक्टर शशि भूषण जी, आपसे ये सवाल है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो दोनों पार्टियों में एकजुटता दिखाई दे रही है आजकल और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, पहले खुद में व्यस्त थी दोनों पार्टियां, कांग्रेस में धड़ेबाजी को लेकर राजनीति हो रही थी, वही हाल भारतीय जनता पार्टी का था हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां एकजुट हो गई हैं इस रेड के बाद। मुकेश जी, इस समय मुकेश, ऐसा होता है कि सत्ता सबको प्यारी होती है, सबको लग रहा है कि सत्ता के हम नजदीक जाने वाले हैं। जी मुकेश, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि सत्ता जब नजदीक दिखती है, बिल्कुल आप ही से सवाल मैं कर रहा हूं, लग रहा है हमारी आवाज आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है ना, सवाल प्रॉब्लम है इसमें। मुकेश सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जब लगता है डॉक्टर साहब कहिए, सत्ता के नजदीक पहुंच सकते हैं, देश में केंद्र में मोदी सरकार आ गई, तब से देश में मोदी सरकार आने के बाद भाजपा को लगने लगा कि हिमाचल प्रदेश में भी सत्तासीन होना चाहिए, तो इस तरह से आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला तेज हो गया। और उसके बाद जैसे ही वीरभद्र सिंह के ऊपर हमले हुए या उनके ऊपर आरोप लगे या उनके केसेस चले, उसके बाद से भाजपा को उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह से ही ये चीजें होने लगी हैं। भाजपा भी अपना हमला तेज कर चुकी है, आपस में लड़ रही थी, जैसे जैसे आपने भी कहा, शांता गुट है या धूमल गुट है, नड्डा के रूप में एक नए युग का उदय हो गया है, तो इस तरह की चीजें चल रही थी। और कांग्रेस में बिखराव भी था और कांग्रेस इस वजह से इकट्ठी होगी कि सत्ता में रहना पड़ेगा। उधर भाजपा को लगता है कि सत्ता हथियाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये सत्ता का खेल है, जिसके लिए सारी लड़ाई, सारा प्रपंच ये होता है। ये देश का दुर्भाग्य भी है कि विकास बहुत पीछे चला जाता है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था एक बार कि लगता ये है कि प्रदेश में जो झगड़ा है दो पार्टियों में नहीं है, वो दो परिवारों में है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार में है और प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके परिवार में है, चाहे वो एचपीसी है, वो भी तो उनके उसको भी हेड कर रहे हैं, वो धूमल साहब के पुत्र कर रहे हैं, वो भी सांसद हैं। तो कुल मिला के विकास पीछे छूट जाता है। न्याय होना चाहिए, कुछ भी हो, भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त हो पकड़ा जाना चाहिए, उसमें किसी की दो राय नहीं है। लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर अधिकारी के थ्रू जो है उनके खिलाफ सीडी जारी करवा रहे हैं और आज देखने के लिए फिर इकट्ठा हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, गणेश जी, आप सबके पास एक बार फिर से लौटेंगे क्योंकि इस वक्त बिग बुलेटिन की बिग डिबेट कमर्शियल ब्रेक के बाद ये परिचर्चा जारी रहेगी। इस परिचर्चा में आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 13 ठिकानों पर सीबीआई की रेड की, और इस रेड को लेकर अब हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी गई है जिसमें इस रेड को लेकर सवालात खड़े किए गए हैं और इस रेड की जो भी फाइंडिंग्स हैं उनको निरस्त करने की बात की गई है। और कांग्रेस इस वक्त इस पूरे मसले के विरोध में दिल्ली में डेरा डाल चुकी है, जो कल शाम 6:30 बजे भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। बहरहाल आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लौटेंगे हम बिग बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है और बिग बुलेटिन को हम समाप्ति की तरफ अब ले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग जो हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन इसमें जो अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं कि जो याचिका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने कोर्ट में दायर की थी, उसकी सुनवाई कल सुबह 10 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह की
याचिका पर सुनवाई कल सुबह 10 बजे होगी और ये सुनवाई करेंगे जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस राजीव शर्मा इस याचिका पर कल सुबह सुनवाई करेंगे। तो ये बड़ी खबर बिग बुलेटिन के समाप्ति की तरफ जाते हुए एक बार फिर से लौटते हैं हमारे मेहमानों से के पास जो इस वक्त शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। जी संदीप उपाध्याय जी, दैनिक भास्कर के संपादक, आपसे हमारा सवाल है कि ये जो सुनवाई है, इस सुनवाई को लेकर प्रतिभा सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी और कांग्रेस के जो नेतागण हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो काफी आस लगाए बैठे हैं। क्या होगा इस सुनवाई के दौरान? मिलेगी राहत? एक पत्रकार के तौर पर अंदाजा लगाइए। अभी तो मरवाओगे आप इनको उपाध्याय जी जा सकती है कि अब सीबीआई याचिका इस चीज के लिए है कि एफआईआर खारिज की जाए। तो अभी अब अदालत का फैसला कल के आता है जी, तो उसी समय पता चलेगा। अदालत के बारे में कोई ऐसी पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम वीरभद्र जी को तो ये उम्मीद है कि कोई ना कोई राहत जरूर मिल जाए शायद। बस मैं इतना ही कह पाऊंगा। जी उपाध्याय जी, माफी चाहूंगा, आखिर में जो सवाल था वो सबसे मुश्किल सवाल आपसे ही पूछा और बाकी लोगों को मैं इस असमंजस में डालना नहीं चाहता, क्योंकि ये फैसला कोर्ट की कल जो डबल बेंच है वो लेगी। आप सभी अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। बिग बुलेटिन का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी और इस बिग बुलेटिन की बिग डिबेट रखेंगे। बहरहाल कोर्ट फैसला करेगी कि वीरभद्र सिंह दोषी हैं या नहीं। हम बिग बुलेटिन का आज का ये जो दौर है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दर्शकों, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर हमेशा की तरह जारी है।